दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने नॉट मार्बल नॉट गिल्डेड मॉन्यूमेंट जो पोएम थी वो पढ़ ली ऑलरेडी। उसकी मैंने वीडियो डाल दी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया है आपके लिए ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, उसको थोड़ा समझेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आप एज यूजुअल इंट्रोडक्शन डालेंगे जिसमें थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में बता देंगे कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स में से हैं और दोनों ड्रामा और पोएट्री दोनों में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अनमैचेबल है ना। तो ये जो पोएम है इनकी नॉट मार्बल नॉट गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ये 55th सोनेट है। टोटल इन्होंने कितनी सोनेट लिखी है? 154 सोनेट लिखी हैं, जिनमें से 1 से लेके 126 तक एक मिस्टीरियस यंग मैन को डेडिकेटेड है सोनेट्स, ठीक है। तो ये सोनेट जो है ना, इसमें एक्चुअली इसमें भी देखा जाए तो एक यंग मैन को ही उन्होंने इमॉर्टलाइज करने की कोशिश की है। और उस यंग मैन की आइडेंटिटी तो पता नहीं, किसी को भी नहीं पता कि वो कौन है। हम उसको WH के नाम से जानते हैं, बाकी रियल नेम क्या है, कौन था, वो पता नहीं कोई भी। तो सेम जैसे मैंने बोला, शेक्सपियर ने इमॉर्टल करने की कोशिश करी अपनी राइटिंग से उस यंग मैन को। और जो ये पोएम थी ये 1609 में पब्लिश हुई थी बाकी सोनेट्स के साथ में, क्योंकि इनकी जो सारी सोनेट्स थी वो एक साथ ही आई थी 1609 में। तो पता नहीं है कब लिखी गई थी, कोई आइडिया नहीं है। बस हाँ, पब्लिश कब हुई? 1609 में। फिर से आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद में। सेंट्रल आइडिया में आप बेसिकली देखो, पहले चीज, क्योंकि पूरी पोएम है ना वो सेंट्रलाइज किस चीज पर है? वो सेंट्रलाइज है टाइम के गुस्से पे, टाइम के प्रकोप पर। और उसके विपरीत पावर ऑफ राइम, यानी कि कविता की क्या शक्ति हो सकती है, मतलब लेखनी की क्या शक्ति हो सकती है, उसकी प्लस टाइम की पावर कितनी है। तो ये दोनों अपोजिशन में एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ मैं। इस वीडियो के जो नोट्स होंगे, मतलब PDF नोट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हम लोग। तो टाइम किस तरीके से हैवॉक, पूरा नुकसान कर रहा है एवरीथिंग जो भी उसके रास्ते में आता है ना, चाहे वो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स हो, चमकदार बोल सकते हो आप, इमारतें वगैरह हों जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई हैं, चाहे पूरे एक साम्राज्य ही क्यों ना हो, वो सब क्या होता है टाइम के साथ में समाप्त हो जाते हैं। साम्राज्यों को तो वॉर खत्म कर देते हैं, युद्ध वगैरह खत्म कर देते हैं, और इन इमारतों, मूर्तियां और जो स्मारक वगैरह होते हैं, इनको समय के साथ में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है इनका, ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो राइटर को पता है दुनिया की रियलिटी क्या है एक्चुअल में, और वो जानता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जब राइटर ने पोएम लिखी थी उस वक्त भी दुनिया में बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हो नफरत बढ़ती जा रही थी, द्वेष की भावना बढ़ती जा रही थी आपस में। तो उसको पता था भविष्य में जाने किस तरह की पीढ़ियां होंगी, पोस्टेरिटी, इस तरह की पीढ़ियां होंगी जो कि संसार का अंत करने पे तुली हुई होंगी। तो ऐसी कंडीशन में वो यंग मैन को कैसे जिंदा रखेगा जब सब लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, भविष्य में युद्ध होंगे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, साम्राज्य पे साम्राज्य तबाह होंगे। तो यंग मैन कैसे सिक्योर रहेगा? तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी का भावना तो है भविष्य को लेके। तो फिर उसने क्या सोचा कि चलो ये पोएम लिखी जाए, उन्होंने पोएम लिखी है। और इस पोएम में उन्होंने क्या किया, एक तरीके से यंग मैन को इमॉर्टल करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है क्योंकि उनकी पोइट्री है ना वो नष्ट नहीं होगी भविष्य में, उसको स्टॉप नहीं कर सकता कोई भी। चाहे वो मार्स, जो कि गॉड ऑफ वॉर्स है, मार्स को ग्रीक माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं? युद्धों का देवता। चाहे वो हो, चाहे किसी भी तरह की एनिमिटी हो, एनिमिटी लाइक दुश्मन, टाइम की एनिमिटी बोल सकते हो, समय एक तरह सभी का दुश्मन है बेसिकली देखा जाए तो राइटर बोल रहा है कि जो भविष्य की जो इनसिक्योरिटी उसको दिख रही है ना, उसके खिलाफ उसकी जो पोएम है ना ये बहुत स्ट्रांग साबित होगी, एंड टाइम कैन नॉट स्टॉप हिज पोएम बेसिकली। तो उसी चीज को बोल रहे हैं कि भाई मैं पोएम के थ्रू अपने यंग मैन को इमॉर्टल रखूंगा। तो ये इनका सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है। थीम्स पे आते हैं हम लोग। थीम्स में रैथ ऑफ टाइम, टाइम का प्रकोप, और दूसरा पावर ऑफ राइटिंग, दो ही बेसिक थीम है। टाइम का प्रकोप जैसे मैंने बताया कि पोइट ने एक्सप्लेन किया है कि भाई किंगडम्स होते हैं राजाओं महाराजाओं के, वो टाइम के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। क्योंकि टाइम एक अल्टीमेट फोर्स है, ये सब कुछ नीचे ले आता है, मतलब सबको डाउन कर देता है, सबको गिरा देता है टाइम। क्योंकि जिसका टाइम पूरा हो गया उसका मतलब सब नष्ट ही हो गया हो बेसिकली। तो नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स टाइम को सरपास नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है कि ना ही तो मार्बल की बनी चीजें और ना ही कोई चमकदार मॉन्यूमेंट्स टाइम को सरपास कर सकते, टाइम से आगे निकल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो टाइम का ब्रेथ दिखाया है, ठीक है। पावर ऑफ राइटिंग, पोइट बड़े बड़े क्लेम करता है कि देखो जो उसकी पोइट्री है ना वो डेफिनेटली आउटलिव करेगी मार्बल या गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स को। मतलब ये जो मार्बल या गिल्डेड मॉन्यूमेंट है ना, ये इतना नहीं चलेंगे जितनी मेरी पोइट्री चलेगी, मतलब मेरी पोइट्री ज्यादा जिंदा रहेगी।
वो बोलता है कि टाइम में ना क्या करता है कि समय के साथ में जो भी स्मारक वगैरह है उनको गंदा कर देता है ना। और क्योंकि ये स्मारक वगैरह बनाए क्यों जाते हैं, मेमोरीज बनाए जाते हैं, राजा महाराजा ने अपने मेमोरीज बनवाए हैं ताकि वो हमेशा जिंदा रहें, एक तरीके से लोग उनको याद करते रहें। तो राइटर बोलता है कि भाई ये इतने नहीं चलेंगे, यंग मैन है ना, वो उसकी पोएम में, राइटर की पोएम में, शेक्सपियर की पोएम में ज्यादा बोल सकते हैं ब्राइट शाइन करेगा, मतलब वो ज्यादा चमकदार तरीके से नजर आएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में उसके पॉपुलर होने के, उसको याद रखा जाने का मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है उसकी पोएम के थ्रू। यानी किसी स्मारक के थ्रू किसी व्यक्ति को लंबे समय तक याद नहीं रखा जा पाएगा, परंतु ये यंग मैन को हमेशा दुनिया याद रखेगी। ये हमेशा लोगों के ख्याल और थॉट्स में रहेगा, ये पॉपुलर रहेगा लोगों के बीच में, लोग इसे बुला नहीं पाएंगे बिकॉज ये जो मेरी पोइट्री है ये हमेशा रहेगी। तो वॉर्स तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं किंगडम्स को, स्टैच्यूज को, परंतु जो पोएम है ना वो चलती जाएगी और यंग मैन को इमॉर्टल कर देगी। ये वर्क करेगी डेथ के खिलाफ भी। और ऑब्लिवियस एनिमिटी है, ऑब्लिवियस एनिमिटी क्या है, ऑब्लिवियस एनिमिटी है टाइम। तो है ना, ये टाइम एंड डेथ दोनों के खिलाफ काम करेगी। इसको टाइम और डेथ रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ठीक है यंग मैन की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि वो बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा उसका, बट इस पोएम के थ्रू वो लोगों के ख्यालों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये पोएम क्या है, एक लिविंग रिकॉर्ड रहेगी यंग मैन का। तो इस तरीके से वो ऑब्लिवियन का जो कर्स है ना कि लोग भुला देते हैं समय के साथ में, उस कर्स से निपट लेगी ये पोएम, एक तरीके से उससे डील कर पाएगी। ठीक है बच्चों, ये है अपनी थीम्स, रेथ ऑफ टाइम एंड पावर ऑफ राइटिंग। फिर फिगर ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस शैल और शाइन में शाह शाह दो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, उसके बाद में जो वोवल है वो चेंज हो गया, शाह और शाइन, आ और ई। ठीक है, तो वोवल चेंज हो गया, यहाँ कॉन्सोनेंस हो गया। असोनेंस, असोनेंस में हम वोवल का रिपीटेशन देखते हैं, जैसे वैन वेस्टफुल वॉर, इसमें ये साउंड है ना वैन, ये लिखने में तो ई आ रहा है पर बोलने में ए आ रहा है, वैन वेस्टफुल वॉर, है ना। तो ये अ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, अब एक वोवल होता है तो ये असोनेंस हो गया। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में भी, एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है वर्ड के स्टार्टिंग में और बाद में वोवल जो है ना वो मोर और लेस सेम ही रहते हैं। तो देखो वैन वेस्टफुल वॉर, अब यहाँ पे वे साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। अगर जैसे कॉन्सोनेंट्स का मैंने बताया जनरली पेयर्स में यूज होते हैं और तुरंत कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल साउंड चेंज हो जाता है, तब कॉन्सोनेंट्स मानते हैं। अब यहाँ पर तो देखो कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं, इन दोनों में तो सेम है, इसमें डिफरेंट है, यहाँ पे सैलिटेशन मान के करो वो बेटर है। ठीक है, एनियममेंट, एनियममेंट नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। एनियममेंट में क्या होता है, जैसे ये पोएम की एक लाइन होगी यहाँ तक, परंतु एक्चुअल में सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस यहाँ आगे कंटिन्यू है कि नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल टाइम। इसलिए ये एनियमेंट डिवाइस है, इस डिवाइस को एनियमेंट बोलते हैं कि जब पोएम की लाइन तो भले ही यहाँ पूरी हो गई हो परंतु सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस आगे भी जारी है दूसरी लाइन में भी, इसको एनियमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेटाफर, लिविंग रिकॉर्ड, जो पोएम के अंदर जो लिविंग रिकॉर्ड की बात हो रही है ना, वो लिविंग रिकॉर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, राइटर ने खुद की पोएम के लिए, पोएम को वो लिविंग रिकॉर्ड बोल रहा है एक तरीके से, तो ये मेटाफर हो गया उसके लिए। पर्सोनिफिकेशन मतलब व्यक्तिकरण, मानवीकरण। व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न, देखो वॉर, वॉर को पर्सोनिफाई कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है कि कोई इंसान है या कोई नॉन मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई जानवर है, उसमें ऐसे गुण डाल देना, नॉन लिविंग थिंग में और जानवर में ऐसे गुण डाल देना कि वो ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई इंसान है। अब वॉर है, वॉर तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वॉर को इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि वॉर क्या कर देगा, स्टैच्यूज को पलट देगा, ओवरटर्न कर देगा, इन साम्राज्य को पलट देगा, जैसे कोई इंसान है, कोई राजा है जो कि युद्ध कर रहा है ना। तो वॉर को उस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे कोई इंसान है कि वो स्टैच्यूज को पलट देगा, तो यहाँ वॉर को पर्सोनिफाई कर दिया है। ग्रीक माइथोलॉजी, शेक्सपियर ने ग्रीक माइथोलॉजी से एग्जांपल्स यूज किए हैं, जैसे कि मार्स जो है ना वो गॉड ऑफ वॉर से ग्रीक माइथोलॉजी के अंडर में। तो शेक्सपियर ने इस तरीके से इस ग्रीक माइथोलॉजी के एग्जांपल को यूज करके दिखाने की कोशिश की है, कंपैरिजन किया एक्चुअल में कि जो गॉड ऑफ वॉर की पावर और बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन की जो शक्ति है उसके पास में, उसके अगेंस्ट में उसकी लेखनी की शक्ति, उसकी राइटिंग की शक्ति, उसकी पोएम की शक्ति कैसी है। तो एक ग्रीक माइथोलॉजी का एग्जांपल दिया मार्स के थ्रू। ठीक है, म्यूजिकल क्वालिटी, पोएम में म्यूजिकल क्वालिटी है जैसे बाकी शेक्सपियरियन सोनेट्स में भी है। तो पहली लाइन ही जो है ना पोएम की, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, वो म्यूजिकल इफेक्ट लाती है पोएम में। एक्चुअली ये कई कहावतों में, लोक गीतों में ये लाइन इस्तेमाल होती है गीत के मतलब लिरिक्स के रूप में एक तरीके से। तो म्यूजिकल क्वालिटी तो पोएम में क्योंकि इसे गाया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम, तीन क्वार्टरन है, क्वार्टरन क्या होते हैं, चार लाइन के स्टैंजा को क्वार्टरन बोलते हैं। तो पोएम में तीन क्वार्टरन है, 4+4+4 12 लाइन तो ऐसे हो गई, प्लस एक कॉन्क्लूडिंग कुपलेट है। तो कुपलेट जो है वो लास्ट में 2 लाइन का। ठीक है, तो इस तरह 14 लाइन की सोनेट पूरी हो जाती है। और राइम स्कीम तो ए बी सी डी ई एफ जी जी। राइम स्कीम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, जैसे ऐसे होता है, जैसे लास्ट का वर्ड देखना होता है राइम स्कीम, राइम स्कीम का मतलब तुकबंदी, लास्ट का वर्ड देखना होता है हमको। मॉन्यूमेंट्स
राइम, कंटेंट्स टाइम। तो क्या मॉन्यूमेंट की तुकबंदी राइम से मिल रही है? नहीं, तो इसको तो ए देंगे, इसको बी देंगे, दोनों अलग हैं इसलिए। अब कंटेंट्स, कंटेंट्स की किससे मिल रही है? क्या राइम से मिल रही है? नहीं। क्या मॉन्यूमेंट्स मिल रही है? हाँ, मॉन्यूमेंट्स कंटेंट्स। तो इसको ए दिया है तो उसको भी ए दे देंगे। अब टाइम, टाइम की किससे मिल रही है? क्या कंटेंट से मिल रही है? नहीं। क्या राइम से मिल रही है? हाँ, टाइम राइम। तो इसको बी दिया है तो उसको भी बी दे देंगे। तो ए बी, ठीक है। इसी तरह से आ गया ये। ओवरटर्न सी बिल्कुल अलग है, ऊपर की 4 लाइन में किसी से मैच नहीं करना। मैसनरी बिल्कुल अलग है, सी डी। बर्न ओवरटर्न से कर रहा है तो वापस सी। और मेमोरी मैसनरी से कर रहा है तो डी। सी डी इस तरह से ई एफ जी जी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी राइम स्कीम। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा क्रिटिकल एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप हो गया। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, मैंने बता दिया आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियोस बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। और हाँ, ऐसा मतलब क्रिटिकल एप्लीकेशन की वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं बहुत बार चीज़ें इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाता हूँ, जो समझाता हूँ बताता हूँ, जो मैं पोएम में बताना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि सर नोट्स लिखवा दिए तो बस काम हो गया। नोट्स अकेले से काम नहीं होगा, मेरी वीडियो पूरी देखा करो, ताकि बहुत चीज़ें मैं समझाता हूँ जो कि मुझे क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिखते वक्त याद आती हैं, जो मैं पोएट्री में मतलब समझाना भूल गया हूँ या मेरे से रह गई है, तो वो मैं यहाँ समझाता हूँ, तो वो आप फिर समझ नहीं पाओगे, प्रॉब्लम आएगी आप लोग को। इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।